कैसी हो भाभी आप? और भैया कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे भैया की हालत में क्या सुधार होना है? वो वैसे ही हैं। जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे। तो खर्चा पानी? दिनेश ने पूछा। तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब घर का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है तो उस घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता वो अलग। आप चिंता मत करो भाभी। ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मुझे तो कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। ऊपर से तुम्हारे भैया की दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। झूठी ही सही, पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है। शायद वो कभी ठीक हो जाएं। कहती हुई मोहिनी ने पल्लू से अपने आंखें पोंछीं। धैर्य रखो भाभी। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मोहिनी ने आशा भरी नज़रों से दिनेश की तरफ देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हो जो मुझे बुरी लगेगी? बुरा क्यों मानूंगी भैया? जो भी कहोगे मेरे हित के लिए ही कहोगे। डर लगता है भाभी, कहीं बुरा ना मान जाओ। यदि अच्छी न लगे तो मेरी बात यहीं ख़त्म कर देना। मन में न रखना। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेलियां ही बुझाते रहोगे? मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भाभी, आप 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे परिचित के हैं। किसी सुहागिन पंडिताइन की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक से आपका ध्यान आ गया। अच्छा खासा सामान मिलेगा। कुछ तो सहारा मिलेगा आपको। ये क्या कह दिया भैया? मैं किसी की 13वीं में जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगी तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा। वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई जान पहचान वाला मिल भी गया तो क्या? क्या कोई जान पहचान वाला आपके पेट भरने को रोटी देने आते हैं? कोई आपकी खैर खबर लेने आता है? सयानी होती 3 3 बेटियां हैं। उन्हें घर में अकेला छोड़कर आप भी तो कहीं बाहर काम करने नहीं जा सकती। एक बेटा होता तो सोच लेते। ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भाभी। वहाँ आप किसी की तरफ मत देखना। माथे तक घूंघट कर लेना। वो अपनी रीत रिवाज अपनी तरह से करते रहेंगे। बस आप चुपचाप देखती रहना। दिनेश ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? मोहिनी ने हिम्मत की। मेरे रहने या ना रहने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। मोहिनी ने किसी मासूम बच्चे की तरह दिनेश का दामन थामना चाहा। भाभी, रहूँगा तो वहीं, पर इतना बड़ा ब्रह्मभोज है। पता नहीं सेठ जी कौन सा काम सौंप दें। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर घर तक तो तुम छोड़ दोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँ कि कल कहाँ जाऊँगी? मोहिनी ने फिर सवाल उठाया। क्या हो गया है भाभी? आप इतना क्यों डर रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से। घंटे भर की तो बात है। सोचना किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। हाँ भाभी, बस जरा कपड़े ढंग के पहन लेना। समय पर लेने आ जाऊँगा। तो बात पक्की समझू भाभी। अब तुमने भैया ना की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। अगले दिन तक मोहिनी संकोच और आशंका से घिरी रही। मोहिनी का किसी भी काम में मन नहीं लगा। रात में नींद भी ठीक से नहीं आई। उसके मन में बार बार यही ख्याल आया कि मना कर दें। मृतक की जगह उसे बिठाकर पूजा पाठ करेंगे और कुछ सामान देकर
हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहाँ से मिले सामान को संभाल पाएगी? क्या वो सामान उसे मृतक की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतक को तो उसने कभी देखा ही नहीं। फिर मन में तर्क उठा कि उसके न जाने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो किसी और को बुला लेंगे। यही सब सोच सोच कर कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। निश्चित समय पर आकर दिनेश मोहिनी भाभी को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर मोहिनी भाभी का संकोच और भी बढ़ गया। दिनेश ने समय की नज़ाकत को समझा और मोहिनी भाभी के कान में फुसफुसाया, इधर उधर मत देखो भाभी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी दिनेश की नज़र सेठ जी पर पड़ी। दिनेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, पंडिताइन जी आ गई हैं। सेठ जी ने अपने पास खड़े बेटे को इशारा किया। वो ससम्मान मोहिनी को अंदर ले गया। अंदर हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने मोहिनी को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही मोहिनी को भी नए बर्तनों में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू जूठी थाली उठाकर ले गई, बर्तन धुलकर रख दिए गए। ब्राह्मण भोजन कर चुके थे तो मोहिनी को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगा था। रजाई, गद्दा, चादर, 2 तकिए, कंबल, दरी और ढेरों सामान रखा था। सेठ जी की दोनों बहुओं ने मिलकर मोहिनी को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई। पैरों में रंग लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगाई, नाखूनों पर नेल पेंट लगाया, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई। मेकअप बॉक्स में क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि रखे थे। सर पर ऊनी शॉल ओढ़ाया। उसे पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपए रख कर दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थीं, सभी ने रुपए मोहिनी की गोद में रख कर उसके पैर छुए। मोहिनी सब चुपचाप देखती रही। 10-10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, चीनी और 1100 रुपए एक टोकरी में रखकर सारे सामान के साथ मोहिनी भाभी को एक रिक्शा में बिठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शा के पैसे भी सेठ जी के नौकर ने दे दिए। रिक्शा जब मोहिनी के घर के दरवाजे पर रुका तो मोहिनी भाभी की तंद्रा भंग हुई। उसने झट हाथ में पकड़ा रुपयों का लिफाफा और गले में पहने सोने की चैन छुपा ली। फिर दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रखो। कहाँ संकोच बस जिस सामान की ओर मोहिनी की नज़रें नहीं उठ रही थीं। मोहिनी अब उसी सामान को एक एक करके उठा उठा कर देखने लगी। रजाई गद्दे भी नाम मात्र के घर में बचे थे। चलो सर्दी आराम से कट जाएगी। माँ, शॉल तो मैं लूँगी। बड़ी बेटी ने माँ के कंधे से शॉल उतारी। माँ, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है माँ आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ हाथ मारा है, क्या कोई लॉटरी निकली है? खाट पर पड़ा मोहिनी का पति भी आवाज़ निकालने लगा, तुम तो चुपचाप लेटे ही रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ। अपने पति से कहती हुई मोहिनी ने अपनी बेटियों को बुलाया। सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब मोहिनी को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, ये सब
बेटियों की शादी में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालती आ रही हूँ। उसने दरवाज़ा बंद करके ब्लाउज से रुपयों का लिफाफा निकाला, पूरे 5,000 रुपये, और सोने की चैन को हथेली पर रखकर अंदाजा किया 2 तोले की तो होगी ही। ख्याल आ गया, गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना नहीं पहनना। अब क्या पहनूंगी, बड़ी बेटी को ही दे दूंगी। एक एक चीज़ उतार उतार कर बक्से में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर छूने पर मिले रुपये गिनने बाकी ही हैं। पूरे 1,000 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 6,000। मन में डर सा लगा। दिनेश को सोने की चैन और 5,000 रुपये के बारे में नहीं बताऊंगी, कहीं मांग ही ना ले। केवल 1,000 ही दिखाऊंगी उसे। कुछ ही पल में मिले सामान से मोहिनी को मोह हो गया। कहीं कोई उसका सामान ही ना छीन ले, सोचा। दिनेश को सामान दिखाकर संभाल कर रख लूँगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब मोहिनी का पति नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो तीनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर दूंगी। इधर बड़ी बेटी को कहाँ चैन था। मोहिनी को फिर से झंझोड़ा, बताओ ना माँ, कहाँ गई थी। एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने में इतना सारा सामान मिलता है, फिर तो माँ तुम रोज 13वीं में जाना। अरे माँ, कितनी गरम गरम कचौड़ियाँ हैं, लड्डू, और ये सब्जी, ये रायता। बड़ी बेटी फटी फटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया, कभी ढंग का खाना तो क्या, पेट भर खाना भी नहीं मिला। तीनों बेटियां जल्दी जल्दी खाना खाने लगीं। तभी मोहिनी संतोष भरी नज़रों से अपनी बेटियों को देखने लगी। उसकी आंखें भी टपकने लगी थीं। कई महीनों का राशन पानी घर पर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़ी बेटी रानू के पापा की भी थोड़ी दवा करा लूँगी। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को दिनेश आया। कैसा रहा भाभी, अब तो कोई संकोच नहीं है ना। नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह ही बता दी, कहकर मोहिनी भाभी उसे सामान देखने का आग्रह करने लगी। भाभी, सामान क्या देखूं, मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब आप ही रखो, पहली पहली बार मिला है। आगे से 25% मेरा होगा, बोलो मंजूर है। दिनेश कहकर हंसा। चाचा, आपने तो हम सबकी दावत ही करा दी। आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसा चाचा मिले। बस बस, क्यों मक्खन लगा रही है। बल्कि मैं तो हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। कहते हुए दिनेश ने मोहिनी भाभी की बड़ी बेटी रानू के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया, ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। मोहिनी ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। दिनेश ने एक कचौरी उठाई, मुंह से काटी और चबाते हुए मोहिनी भाभी की ओर देखने लगा। मोहिनी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया, आज तो खूब जच रही हो भाभी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो आपकी तारीफ करने लायक रहे नहीं, मुझे ही कर लेने दो, सदा सुहागन रहो भाभी, कहकर दिनेश अपने घर चला गया। और फिर कभी भी कहीं भी 13वीं का खाना होता तो वो मोहिनी भाभी को बोल देता। इस तरह मोहिनी भाभी की तीनों बेटियों की शादी संपन्न हो गई।
अब वो खुश थीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।